फंक्शन के रिलेटेड है वो इंशाल्लाह आप कवर करेंगे। बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ना स्ट्रक्चर की कंप्लीशन की बात कर लेते हैं। फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात कर ली थी कि जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसके साथ उसकी स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में दो बातें हमने लास्टली कर दी थी कि फंक्शन डेफिनेशन क्या है और फंक्शन कॉल क्या है। अच्छा, इसके साथ हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से एक तीसरी चीज़ भी जिसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप। अब तक थोड़ा सा उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कोई फंक्शन लिखूँ और जो अभी तक हमने तरीकाकार अपनाया था उसके अंदर क्या किया था हमने कि जैसे नेम फंक्शन है, आपने मुझे बताया मैं ये नेम फंक्शन लिख रहा हूँ, इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जैसे कि, और यहाँ से किसी एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर की है, और इसके बाद इस प्रोग्राम की जो लॉजिक है वो मैंने लिखा और ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड और बाकी बात आप ऊपर लिख लीजिए और रेट मेन से आपने अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू किया। और जो स्क्वायर का फंक्शन है, जो स्क्वायर का फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है आपने वो कहाँ ली है, वो मेन के बाद। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है कि हम ऐसा लिख सकते हैं जी, जैसे मैं हमने मेन से ऊपर लिख दी फंक्शन डेफिनेशन, अब मेन के बाद लिखिए दरवाजा बंद कर जी सर। लेकिन मेंशन करना होगा फंक्शन मेन से पहले फंक्शन मेंशन करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या लिखना पड़ेगा फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो कंपाइल टाइम आएगा। कंपाइलर जो है ना जैसे ही इस लाइन पर पहुँचेगा वो कहेगा भाई ये कौन सा फंक्शन, ये कौन से फंक्शन की कॉल है, मैं तो इसको नहीं जानता। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि अगर आप फंक्शन की जो डेफिनेशन है बाद में लिखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि बस मेल से मुझे एग्जीक्यूशन मुझे नजर आए मेरे प्रोग्राम के अंदर, तो आप डेफिनेशन बाद में लिखें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप फंक्शन को पहले डिक्लेयर करें, उससे बता दें कि इस तरह का फंक्शन जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा या इस तरह का फंक्शन मैं बाद में डिफाइन करूँगा। क्योंकि कंपाइलर की जो कंपाइलेशन वाला स्टेप है ना वो इस वाली लाइन से शुरू होता है, वो सीक्वेंस के अंदर से देखते हैं टॉप पे क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। लेकिन अभी तक जो थी हमने किसी भी वेरिएबल को हम ऐसा जैसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इस्तेमाल करने से पहले क्या करते थे, हम उसे डिक्लेयर करते थे। बिल्कुल इसी तरह से फंक्शन को भी अगर आपने इस्तेमाल करना है तो पहले या तो डिफाइन कर लें जैसे हमने लास्ट टाइम तक किया, या फिर आप क्या करें, क्या करें, ऐसे डिक्लेयर करें एक चीज़ को जिसका ये पता। और लेटर ऑन आप देखेंगे डेक्लेरेशन के फायदे की बात होती है। अब डिक्लेयर कैसे करना है, चले वो सेंटेंस देखें। आपने सिंपल इस फंक्शन का जो हेडर है ना, इसकी डेफिनेशन इसे उठा के ना बस ये पेस्ट कर, कैसे करके जैसे आप लिखेंगे मैंने तो यहाँ पे स्क्वायर और क्या है इसके अंदर इंट और साथ क्या है एक्स। और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, ठीक है, एक चीज सुनिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ वेरिएबल का नाम नहीं भी लिखेंगे ना वो भी ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली हमने हुलिया बताना है उसका कि ये ऐसा फंक्शन है जो एक इंटीजर रिसीव करेगा और एक वैल्यू इंटीजर रिटर्न, बस इतना बताना है। सर लिमिट भी ना लिखे और वो नीचे लिख दें। सॉरी सर, अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये देखिए, ये दोनों चीज़ें आपस में एक्सेप्ट कंपेटिबल होनी चाहिए, एक तरह की होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो सिग्नेचर है ना 100% मैच होना चाहिए जो आप यहाँ लिख रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। ये ना हो कि आपने यहाँ डबल लिख दिया और यहाँ इंटीजर लिखा है, या यहाँ वाइड लिख दिया है और यहाँ आपने इंटीजर लिख दिया है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट सेम होना चाहिए, सिग्नेचर सेम। ठीक है, रीड करते हैं। अच्छा ये समझ आ गई पहली बात अभी हमने की है डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। आई होप सो कि इसमें आपको कोई सवाल नहीं है। ठीक है, इसका लेटर ऑन आप देखेंगे काफ़ी सारा इस्तेमाल है। इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर आइडिया ऑफ हेडर फाइल की बात करूँगा, तो हम वहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप मल्टीपल फंक्शंस के जो प्रोटोटाइप है ना उन्हें आप एक फाइल के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि आप जब बड़े प्रोग्राम करेंगे, जब इवन अपना प्रोजेक्ट करेंगे
तो आप देखेंगे उसके अंदर हमें मल्टीपल फाइल्स बनाने की जरूरत है। तो उसके अंदर डेक्लेरेशन एक साइड पर पड़ी है, डेफिनेशन एक फंक्शन फाइल के अंदर पड़ी है, और आपका जो ड्राइवर प्रोग्राम है डिफाइन है, ठीक है। तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें इस्तेमाल फायदा होगा। जी क्या सवाल सर, पहले जब हम फंक्शन को ऊपर डिफाइन कर रहे थे तब भी तो एग्जीक्यूशन मेन से शुरू हो रही थी, और फिर जब उस लाइन फंक्शन वाली लाइन में कंपाइलर पहुंचता है देखिए दो चीज़ें हैं, एक है कंपाइलेशन का प्रोसेस, एक है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। कंपाइलेशन का प्रोसेस इस लाइन से शुरू होता है, यहाँ से कंपाइलर देखना शुरू करता है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा मेन से शुरू होता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कंपाइलेशन के टाइम पे एरर आ जाएगा अगर आपने डेफिनेशन बाद में लिखी है और फंक्शन कॉल पहले लिखी, तो यहाँ एरर आएगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करने की जरूरत है कि आप यहाँ पे प्रोट्रैक्ट करो, ठीक है। बात समझ आ रही? तो ये कर ठीक, और कोई सवाल? ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह से अब ये बात हुई फंक्शन, और इसके और भी इस्तेमाल है, प्रोट्रैक्ट बनाने के और भी इस्तेमाल है, इंशाल्लाह वो आपको अभी क्लास में। अब हम इन फंक्शन को डिफरेंट अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स। देखें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाएगी ये आपको कहा जाएगा, अब वो डिफरेंट टाइप्स क्या है आप कर सकते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे ये वाला फंक्शन, जैसे स्क्वायर वाला फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और एट द एंड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं आप देखेंगे, तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कोई वैल्यू आपसे रिसीव नहीं करते लेकिन आपके लिए कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, जैसे गेटर फंक्शन। ये क्या करते हैं, ये कीबोर्ड से एक इनपुट पढ़ के आपको वो रिटर्न करते हैं, या उसके अंदर आपने प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट लिखी है, प्लीज एंटर आवर टीचर या कुछ भी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीबोर्ड से पढ़ें और फिर उसे रिटर्न करें। तो डिपेंड्स कि किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या फंक्शन। तो लेकिन आप इस तरह का फंक्शन कहने का मतलब ये है, ऐसा फंक्शन ले सकते हैं जो कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा, कोई पैरामीटर ले रहा, लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। इसी तरह से और भी क्या फंक्शन हो सकते हैं, जैसे सेटर के फंक्शन, कोई वैल्यू के क्या करते हैं, मतलब आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर रखवानी है, जिसका जिक्र आज मैं करूँगा भी, अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं जिन्हें आप सेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या मैं कोई डिस्प्ले वैल्यू करवाना चाह रहा हूँ किसी फंक्शन से ना, मखसूस वैल्यू, तो मैं उसे वो वैल्यू पास करूँ, एक वैल्यू या 10 है, उन्हें आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ प्रिंट का कोई फंक्शन या डिस्प्ले का कोई फंक्शन है, उससे आप एक इंटीजर पास करें तो वो उस इंटीजर को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ प्रिंट करा देगा, ठीक है। और इसी तरह से कुछ फंक्शन ऐसे मिलेंगे जब कोई फंक्शन रिटर्न कुछ ना करे, एंड पे क्या लिखना है आपने, वाइड। इसकी एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर तक। और इसी तरह से कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जैसे ना तो कोई वैल्यू रिसीव करते हैं और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करते, ठीक है। ऐसे भी फंक्शन आते हैं, यानी ये 4 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, 4 डिफरेंट वेरिएशन के साथ ही आपको फंक्शन नजर आएगा। तो आप ऐसे फंक्शन, मतलब ये ऐसा फंक्शन होगा आपको जो फिक्स सा एक मैसेज डिस्प्ले करा, हेलो वर्ल्ड, इस तरह का मैसेज या प्री डिफाइंड चीज, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करूँ, देखें हमारे कोर्स का नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं फंडामेंटल्स पढ़ा रहे हैं, ये सारी लैंग्वेज, इवन अभी हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में आपने पढ़ना है C++, लेटर ऑन आपने जावा, .NET, विंडोज़, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, लेकिन सभी लैंग्वेज के अंदर आपको ये फंक्शन ऐसे ही नज़र आएंगे। हो सकता है नाम बदल जाए, जैसे जावा के अंदर इसे मेथड कहते हैं, ठीक है। विंडो प्रोग्रामिंग के अंदर इसे मैसेज कहते हैं, लेकिन अंडर द हुड कॉन्सेप्ट यही है जो आपको बताएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इन बातों को जरा इस तरह से देखिए। मेरे कहने का मतलब है ये इस कोर्स के साथ इन चीज़ों ने खत्म नहीं होना, इन्होंने ऐसे ही रहना, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना। तो जनाब ये 4 वेरिएशंस के साथ होने के फंक्शन को इस्तेमाल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, चलिए आगे मूव करें। चलें अब ज़रा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं। वो आइडिया क्या है, फंक्शन कॉलिंग का मैकेनिज्म। फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म क्या है, ठीक है।
लास्ट क्लास के अंदर आपको वैसे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया था, लेकिन आपको ज़रा हम उसे कंप्लीट कर दें। देखिए जी, ये फंक्शन लिखा हमने, कोई फंक्शन बना लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शन है जो क्या करता है, बड़ी कोई से देखना ये फंक्शन मैं कोई नाम फंक्शन 1, ठीक है। इसकी टाइप कर देता हूँ मैं वाइट, कुछ टर्न करता, इससे मैं कोई एक वैल्यू पास करता हूँ आई। मैं इसकी वेक्टर डेफिनेशन लिखूंगा, मेन के अंदर लिखूंगा मैं प्रोग्राम की वेक्टर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। मेन के अंदर मैं इसे ऐसा कैसे इस्तेमाल करूँ, इसके अंदर मैं करता क्या हूँ, बहुत आसान से काम है, आई इक्वल टू आई प्लस एन, और मेन के अंदर मैं इस फंक्शन को सेम नाम का वेरिएबल रख सकता हूँ, ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। डिफरेंट भी रख सकता हूँ, सेम भी रख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, अब मेरा आपसे सवाल है, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या जी, आवाज सही आती है, हाथ खड़े, एक हाथ खड़ा, 2 3 4, 100 हो गई, पक्की बात, 100 क्यों? हाँ जी, वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वैल्यू रिटर्न नहीं करती। आप बताइए क्या वैल्यू? 100 क्योंकि वो तो रिजल्ट में जा रहा है ना, जो रिटर्न टाइप। चलिए इसको अंडरस्टैंड कर, इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर। देखिए इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगी? इस लाइन का इफेक्ट क्या है? वेरिएबल बनेगा कहाँ पे? हमारे प्रोग्राम के दो हिस्से हैं, एक कोड पार्ट, एक डाटा पार्ट। डाटा पार्ट के अंदर, डाटा पार्ट के भी फर्दर 3 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्से का नाम जिक्र शायद क्लास में था, उसको क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? स्टैक। लोकल वेरिएबल जितने भी हैं, चलिए इसकी बात करते हैं। एनीवे, इस प्रोग्राम के बुनियाद इस लाइन का इफेक्ट है कि मेमोरी के अंदर जो डाटा पार्ट है, जिसके बेसिकली 3 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्से के अंदर ये वेरिएबल बनेगा, उसका नाम क्या है? आई। और उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई? और ये इसके लिए बात होने लगी है मेन फंक्शन, ठीक है। इस लाइन का इफेक्ट क्या है जी? इस लाइन का इफेक्ट क्या है कि छलांग वहां लगेगी, लेकिन छलांग लगने से पहले इनिशियलाइजेशन, एक नया वेरिएबल बना जिसका नाम क्या है? आई। उसके अंदर क्या वैल्यू आई? ठीक है, क्योंकि ये आई इस वाली आई। अब ये वेरिएबल किसका वेरिएबल है? ये वेरिएबल था किसका? ये वेरिएबल किसका है? सही है। अच्छा, इसकी बॉडी के अंदर ये आई के अंदर 10 ऐड हो रहा है, हो रहा है ना? तो ये कौन सा वाला आई है? ठीक है, 1 तो उसके इसके आई के अंदर वैल्यू अभी आपने इस स्टेटमेंट में क्या वैल्यू डाली इसके अंदर? 100। इससे लाइन का इफेक्ट ये है, फंक्शन कॉल हुई, 2 काम हुए, एक इनिशियलाइजेशन और दूसरा छलांग यहाँ लगी, अनकंडीशनल जंप। यहाँ पे आए और उसके बाद इसकी पहली स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कर रही है कि आई की जो भी वैल्यू
आई किसकी, किस वाला फंक्शन की, फंक्शन func1, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो जब इसकी वैल्यू क्या होगी, सही है। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, आई के बाद रिटर्न स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट एक तो उस जगह पे चले जाओ जहां से आए थे और साथ वो वैल्यू ले जाओ, और तीसरा काम इसके फंक्शंस के साथ जुड़े हुए वेरिएबल जो है खत्म हो गए, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल खत्म हो गए, यहाँ से वैल्यू क्या चली गई, यहाँ पे क्या वैल्यू पेस्ट हो गई, आ गई, सी आउट आई करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, किसका प्रिंट होगा, आई नेम का आई तो समझ बात बड़ी। तो जब मान इस वाले मैथड को, ये अभी तक हमने पढ़ा है, इस मैथड को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के कंटेंट्स को कॉपी करवा, यानी कि यहाँ इस तरह से स्टेटमेंट लिखें, इस तरह का सेंटेंस आप लिखें, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, कॉल बाय वैल्यू वाले मैथड को। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, मेन के वेरिएबल की कॉपी दे रहे हैं आप, किसको, दूसरे फंक्शन को, भले वो सेम नाम हो कोई दूसरा नाम हो, वो जो चेंज कर रहा है, अफेक्ट डाल रहा है, किसको डाल रहा है, किससे डाल रहा है, कॉपी वाले कंटेंट्स पे डाल रहा है, ओरिजिनल कंटेंट्स को चेंज नहीं कर रहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने एक एप्लीकेशन लिखी, आप चाहते हैं मैं इस एप्लीकेशन को ना मैं अपने दोस्त को दिखाऊं, आजकल आई नो दैट कि आपका दोस्त ChatGPT है, उसे दिखाएं आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन हमारे पुराने ज़माने की बात है ना, अपने ज़माने की, वहाँ पे हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम अपने दोस्त को दिखाते। अब दोस्त को दिखाने के दो तरीकाकार है, एक तरीकाकार क्या है कि आप इसकी ना कॉपी बनाएं, फोटो कॉपी बनाएं, और वो कॉपी अपने दोस्त को दें कि यार इसे ज़रा देखो, इसे एडिट करो, इसे चेंज करके मुझे दो, देखो बताओ इसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश है। तो अब वो जो दोस्त आपका चेंज करेगा, कहाँ चेंज करेगा, कहाँ चेंज करेगा, कॉपी के अंदर। जब वो वापस आपको देगा वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल कुछ हुआ होगा, नो, किसको कहाँ पे चेंज आई है, कॉपी। तो कॉल बाय वैल्यू बिल्कुल अक्सर इसी तरह का मैथड है। अब इससे दूसरा रिवर्स वाला मामला कि आप कहते हैं आपका दोस्त, उस पर आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपने क्या किया, वो जो डॉक्यूमेंट है ऐसा कैसे उसे पकड़ा दिया, तो अब वो जो चेंज करेगा, किसको चेंज करेगा, ओरिजिनल को। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं हम, कॉल बाय प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। अब वो देख लेते हैं वो मैकेनिज्म कैसे, ठीक है। अच्छा इसके साथ वो देखने से पहले ना एक दो चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ वाइट, यहाँ मैं कोई रिटर्न नहीं करता, चलो एग्जाम्पल के तौर यहाँ मैं क्या लिखूँगा, वाइट, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिसीव, यानी कि मैं आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब कोई फंक्शन वाइट हो तो उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगा। पहली बात यहाँ वाइट लिखा आपने, तो इसका मतलब है इसने कुछ रिटर्न नहीं करा, इसका मतलब ये है कि इसकी रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं लिखी, ठीक है। अच्छा आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि इस फंक्शन की कोई रिटर्न स्टेटमेंट कॉल नहीं होगी अंडर द हुड, तो इसका जवाब है नहीं। कंपाइलर इस कोड को जब कंपाइल करेगा ना, वो खुद रिटर्न वाली स्टेटमेंट खुद डाल देगा, जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या होगा कि इस वेरिएबल के मुतल्लिका जो कुछ भी है ना स्टैक पे या यहाँ मेमोरी के अंदर पड़ा, वो डिस्ट्रॉय हो जाए और कंट्रोल वापस कहाँ चला जाए, जहाँ से आए, ताकि वो स्टेटमेंट है कंपाइलर वो खुद डाले। तो यह का मतलब ये है, जब आप यहाँ वाइड लिखें तो आखिर में आपने रिटर्न नहीं डाला, ठीक है। ये बात समझ आ गई, कोई और सवाल इस वजह से, रिटर्न अगर जीरो लिखना है तो फिर आपको यहाँ रिटर्न लिखना जरूरी होगा, ठीक है, जीरो इज अच्छा जी। अब जरा दूसरे मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको देखने से पहले एक दो नोटेशन का जिक्र करना है, बड़ी तो जब हमारी मैं भाई आम बातें करने लगा हूँ।
इसका वास्ता बड़ी देर तक आपके साथ रहना है, आवाज़ नहीं आएगी। सबसे पहले मैं कॉल बाई रेफरेंस के आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं दो चीज़ें का। एक है पॉइंटर नोटेशन को इस्तेमाल करना और दूसरा क्या है रेफरेंस नोटेशन को इस्तेमाल करना। पॉइंटर नोटेशन का आइडिया आपको सी के अंदर भी नजर आएगा, सी प्लस प्लस के अंदर भी नजर आएगा, लेकिन जो रेफरेंस वेरिएबल का आइडिया है ना वो सी प्लस प्लस है। लेकिन चूंकि गेट्स की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ उसने रेफरेंस वेरिएबल का आइडिया डिस्कस किया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंटर नोटेशन का थोड़ा सा इंशाल्लाह 2 लेक्चर बाद यानी कि नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पॉइंटर को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन बड़ा ही ब्रीफ सा उसे हम अभी डिस्कस करने लगे हैं ताकि हम कॉल बाई रेफरेंस के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और इसी तरह से मैं दूसरा तरीका अगर आपको बताया कॉल बाई रेफरेंस के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का वो है रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस नोटेशन को इस्तेमाल। तो दोनों तरीकाकार क्या है जो कॉल बाई रेफरेंस के साथ जो है उनको डिस्कस करें। ठीक है जी, सबसे पहले बड़ी तवज्जो फरमानी की बात देखिए, मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने ऐसी कुछ स्टेटमेंट दी, इसका क्या मतलब है, एक वेरिएबल होगा इसका नाम क्या है x, कितने सारे का वेरिएबल है 4 बाइट का, ऐसे ही है, और उसके अंदर क्या चले गया 4 बाइट। ठीक है, ये एक इंटीजर वेरिएबल जिसके अंदर हम वैल्यूज। अब मैं एक दूसरी तरह के वेरिएबल की बात करने लगा जिसके अंदर हम क्या रखते हैं एड्रेस रखते हैं। बड़ी ही तो देखिए ये मेमोरी है ना, ये मेमोरी, इसके साथ 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें कौन सी हैं, एक इसके कंटेंट्स हैं और दूसरा इसका एड्रेस है। ठीक है, असल मोटिवेशन मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर वेरिएबल की, लेकिन अभी जस्ट सिंटैक्स फिर कॉन्टेक्स्ट वगैरह। तो अब मैं एक वेरिएबल, ये मैंने वेरिएबल बनाया था, ऐसा डब्बा बनाया था जिसके अंदर कंटेंट्स आते हैं। अब मैं डब्बा बनाने लगा हूँ जिसके अंदर एड्रेस है। तो अब वो कैसे रखते हैं बनाते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या है, वैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा लेकिन मैं लिखा इंट और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ इंट सिर्फ। इसका क्या मतलब है, इस डब्बे के अंदर कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इसके साथ लिखता हूँ स्टैटिक, इसका मतलब पता क्या है, p is not a simple variable, p is a pointer variable that is actually point to a digit। यानी सादा लगता है, p ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस आएगा। एड्रेस आएगा, p एक वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस आएगा, लेकिन आएगा किसका, किसी इंटीजर, किसी दूसरे। अच्छा, अब मैं उसको एड्रेस दे दूँ। अब एड्रेस कैसे किसी इंटीजर का रखते हैं, ये मैंने इंटीजर दे दिया है, किसका एड्रेस रखना चाह रहा हूँ, उसका सेंटेंस क्या है जी। देखें, अगर मैं एक और बात, मेरा एक वेरिएबल है, जैसे मैं कहूँ y, ऐसा लिखूँ तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट लिखूँ ऐसा क्या होगा, y की वैल्यू x के अंदर, लेकिन आप बता देखिए अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ एम्परसेंड लगा के साथ लिखता हूँ क्या होगा x, अब क्या होगा x का एड्रेस। अच्छा वो कौन सा वाला, ये देखिए ये x है ना, ये x है, कितने तक है इसके 4, 1 2 3 4। तो इसके मतलब हर मेमोरी के अंदर तो हर बाइट का एड्रेस होता है, मेमोरी के अंदर हर बाइट का एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस जाएगा, इसकी पहली बाइट, जैसे इसकी बाइट का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका एड्रेस है 5000, अगली बाइट का क्या एड्रेस होगा 5001, उससे अगली का 5002। ठीक है, तो ऐसा करूंगा तो इस डब्बे के अंदर क्या आएगा कि ये p एक डब्बा बनेगा, इस लाइन का इफेक्ट होगा, बस ये लाइन आ, इससे आगे नहीं हम जाएंगे। ठीक है, इस लाइन का क्या इफेक्ट है कि एक डब्बा बना जिसका नाम है p, उसका कोई साइज है। ठीक है, जैसे इंटीजर का साइज है 4 बाइट्स, इनके एड्रेस कितनी बाइट्स के अंदर आ रहा है उतना ही ऑब्जर्व करेगा, कंपाइलर हमारे लिए ऑब्जर्व करेगा। वो हम एक्चुअली देख के जब
पॉइंटर एंड दिस इज, लेकिन अभी जस्ट समझे इस एक डब्बा है जिसके अंदर ड्रेस आता है, ठीक है। ऐसा करने से ड्रेस किसका आया, ऐसी स्टेटमेंट लिखिए किसका ड्रेस आया, एक्स का। तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई 5, समझ रही बात, बात समझ आई। चलिए इसके साथ एक और जादू होने लगा, बड़ी तो जो फरमानी है अपनी साहब, क्योंकि असल बात मैं अब करने लगा, ठीक है। ये लाइन तो लिख ली है, इसका इम्पैक्ट आपको दिखना, इतना लिख लिया ना आपने, इसके साथ पता क्या होगा देखिएगा। अब इस मेमोरी का जिसका नाम क्या है x, इसका एक और नाम है, एक और नाम पता क्या आ गया, उसका नाम है p स्टैटिक। उसका नाम क्या है p स्टैटिक, जिसका मतलब है वैल्यू एट दिस एड्रेस, जिसकी डिटेल चलो उसको भी लिख देंगे। अभी आप ये समझिए कि अब इस डब्बे के नाम यानी कि सी आउट में लिख रहा, मैं कहूँ सी आउट लिख दूँ मैं x, या मैं लिख दूँ सी आउट p स्टैटिक, दोनों सूत्र में आउटपुट क्या आएगी बस। ऑनेस्टली आपको आधे पॉइंटर की समझ आ बस, ठीक है अगर आपको ये बात समझ, ठीक है। अब यानी कि जिस जगह पे मैं x इस्तेमाल कर रहा था, हर उस जगह पे मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ डायरेक्ट। जैसे मैंने ये लिखा, देखिए मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है इसका कि x के अंदर 10 ऐड हो रहा है। क्या मैं पॉइंटर नोटेशन के साथ ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? यस, क्या सेंटेंस होगा बताएं क्या होगा, स्टैटिक p प्लस 10 इज इक्वल टू आ गया। यानी ऐसा समझा, उस मेमोरी के दो नाम होंगे। कितनी बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई। चले अगर आपको ये बात समझ आ गई, अब मैं इसे इस्तेमाल, क्योंकि मुझे ये स्टेटमेंट से कंसर्न है कि मैं पैरामीटर पास करता हूँ किसी फंक्शन को, तो इनिशियलाइजेशन होती है, वो इनिशियलाइजेशन वो मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा प्लीज जुड़े रहिएगा। यहाँ ये तो देखिए, इस लाइन का और इस लाइन का क्या फर्क है, कौन बताएगा? इस लाइन से क्या होगा, इधर तो वैल्यू इस लाइन से y के अंदर पड़ी, फॉर एग्जांपल ये y है, ये मेरा y है, y के अंदर पड़ा है 50 पर, y के अंदर पड़ा है 50 और ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से क्या होगा, 50 इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ जाएगी, यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। अब इस लाइन का क्या इम्पैक्ट, इस लाइन का इम्पैक्ट ये है कि x क्या एड्रेस है उसका 500, वो चला जाए इसके अंदर। देखिए अगर आप ये लिखेंगे ना, देखिए दोबारा से इस बात को, अगर मैं ये लिखूंगा ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से कंपाइलर आपको एरर दे देगा। कंपाइलर कहेगा भाई ये ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस रखा है और आप इसके अंदर क्या रख रहे हैं। देखिए अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर ठीक है, p इज द वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टैटिक लिखा तो अब एरर आएगा। तो सोल्यूशन क्या है, इसके साथ क्या लिखेंगे, किसी भी मेमोरी को कंटेंट एक्सेस कर लेना, किसी भी कंटेंट उस डब्बे का नाम ले लें। अगर एड्रेस करना है तो क्या करें, एड्रेस लेना है उसका तो क्या करें, एम्परसैंड। सर एड्रेस लेने का मतलब उसकी वैल्यू ही लेना है ना, तो एड्रेस ये देखें, ये है इसका एड्रेस, ये x मैं एड्रेस देखें दोबारा, इस बात को दोबारा देखिए, मैं कहता हूँ सी आउट, देखें सी आउट x, प्लीज आप सी आउट x, सी आउट सी एम्परसैंड। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपने मुझे होगा इस स्टेटमेंट का क्या होता है, दिशा 50, इसकी 500, इसकी 50, इसकी 5000। p के कंटेंट्स, p के क्या कंटेंट्स हैं, जैसे सादा वेरिएबल होता है, ठीक है।
और अगर मैं ये करूँ तो किसका P का कोई अपना एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसका एड्रेस है 5025 से 36 समझ आया ना? क्लियर है? आगे मूव करें। चलिए अब हम जरा इसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं किसी फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए कॉल करना चाहूँ तो क्या सिंटैक्स है, जरा पहले उसको देखिए जी उसका सिंटैक्स मैंने यहाँ कर दिया है स्टैटिक और कॉल करते हुए अब मुझे क्या पास करना है, क्या पास करना है एड्रेस। तो क्या पास करूँगा, किसी फंक्शन को रहने दो। चलिए डिवाइड ठीक है, ये बात समझ आई। अब मेरा आपसे सवाल, चलिए आप आपने ये कर आपने मैं अब दोबारा से किसी फंक्शन को मैं इसी फंक्शन को कह देता हूँ, मैं इसे कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू मैकेनिज्म को अप्लाई करते हुए कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, मैंने वो लिखा है। मैं कहता हूँ फंक्शन कॉल के अंदर यहाँ आपने क्या पास करना है, एड्रेस, और सी साइड पे क्या होना चाहिए, पॉइंटर। देखिए ना ये होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी ना। ये नामों से परेशान हो रहे हैं कि ये नाम वैसे बनाएं जैसे यहाँ लिखे। अगर आपको ऐसा है तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ लिख देता हूँ ई, ठीक है, तो इसका नाम ये कर देते हैं। फंक्शन कॉल क्या होती है कि अनकंडीशनल जंप लग रहा है, इनिशियलाइजेशन ये हुई है। ये कैसी स्टेटमेंट है भाई, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने यहाँ पे लिखी है। आपने ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, दोबारा इस बात इस लाइन का इफेक्ट के ऐसे वेरिएबल का इसका कोई एड्रेस होगा, मैं नहीं कहूँगा चार्टर पे है ना, इसकी पहली बार का कोई एड्रेस होगा। मैं उसे 5000 का कोई एड्रेस रख लूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो चलो मुझे उसका नाम रख दें 6000, ठीक है, ठीक है, बात समझ आएगा। इस लाइन का इम्पैक्ट इनिशियलाइजेशन वो कौन सी वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हो, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ये बात समझ आ रही है कि मैं एड्रेस पास कर कॉल बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एड्रेस पास करना है, ओरिजिनल कंटेंट्स पकड़ाने हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ओरिजिनल कंटेंट्स पकड़ाने का सी के अंदर क्या करना है, तो उसका एड्रेस पास कर दे, वैल्यू ना पास करें, उस वेरिएबल की उस वेरिएबल का एड्रेस पास कर। तो आप देखें जरा, अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एड्रेस रिसीव करना चाह रहा है, तो एड्रेस किसके अंदर रिसीव करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है इस्लाम के दौरान ये स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, ये बात समझ आई। तो ऐसा होने से क्या होगा, अब ये जो वेरिएबल है इसका नाम यहाँ पे x है, ये इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट की वजह से ये एक p के नाम से वेरिएबल बना, जिसके अंदर एड्रेस आ गया क्या 6000, और इसका दूसरा मतलब क्या है कि ये जो x वेरिएबल है इसका दूसरा नाम क्या आ गया, सही है। अब अगली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, चले जी इसके अंदर ना 10 वैल्यू ऐड कर, ठीक है, उस वेरिएबल को एडिट कर देना जिसका एड्रेस आया। चले करें आप लोग, चले करें, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर क्या आना चाहिए, जिसका एड्रेस आया उसके अंदर 10 वैल्यू ऐड कर, वो स्टेटमेंट आप लिखिए। चले जी ब्रेक लगाएं, एड्रेस आया है, दोबारा सवाल कर रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये P के अंदर एड्रेस आया किसका, x। मैं कहता हूँ अब आपने x के कंटेंट के अंदर 10 ऐड कर, ठीक है, और यूज किसे करना है, P के थ्रू करना है, क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x को एक्सेसिबल है, ठीक है। तो
जो सिंटैक्स है वो आपको पहले ही बताया, ठीक है। चलें मैं इस फंक्शन के चलेंगे आप सिलसिला देखते हैं। इस फंक्शन के अंदर p के थ्रू मैं x को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है, ये आपको मेमोरी के अंदर सारा कुछ नजर आ रहा है। मेमोरी में इमेज बनाएगा तो इंशाल्लाह सारी चीजें। तो अब मैं इसके कंटेंट्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, 10 इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे ऐड होगा, इसके अंदर x को एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन p के थ्रू तो एक्सेस कर सकता हूँ। तो p के थ्रू कैसे x को एक्सेस करेंगे, x p static प्लस n is equal to, यही बात थोड़ी देर पहले हमने की, ठीक है। अब देखिए, अब इससे अब इंपॉर्टेंट बात है, देखें जरा। अब इसके बाद जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस फंक्शन के मतलब का जो भी वेरिएबल है, जो भी एक्टिवेशन ब्रैकेट एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसकी बात अगली क्लास में दोबारा से करेंगे, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही है। और हम मेन पे चला गए, इसके बाद क्या काम करना है जी, इसलिए आप क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ ये जो स्टेटमेंट है ना, कंपाइलर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंशाल्लाह समरी को कोड आप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर देखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट भी रीड, वो ऑटोमेटिकली वो लिखता है, जिसका इम्पैक्ट मशीन लेवल पे क्या होता है वही सारा जो रिटर्न आपने लिखी थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको सी लैंग्वेज के डिजाइनर ने आपको सूरत दी है कि वाइट लिखा तो आप रिटर्न ना लिखें, वो कोई बात नहीं, वो हमारा कंपाइलर आपके लिए खुद लिख देगा, ठीक है। लेकिन हमने इसमें एड्रेस के ऊपर चेंज किया तो वो ओरिजिनल था, जिस तरह आप लेटर के एग्जांपल दिए। हाँ अब देखिए, तो वो तो चेंज अगर हो जाएगा। हाँ हम चाह रहे हैं इस वाले चीज के अंदर, इस वाले केस के अंदर हम चाह रहे हैं कि वैल्यू चेंज हो जाए, आवाज नहीं है, कोई सवाल है तो मुझसे करें प्लीज, कोई सवाल है तो मुझसे करें जी। तो अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है हसीब, हाँ जी आप इधर को, अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि आप ओरिजिनल के अंदर अब यहाँ पे p स्टैटिक क्या है, स्टैटिक x के अंदर क्या कॉन्टेक्ट पड़े, क्या पड़ा है 100, तो क्या हो गया 110 इस लाइन। आप रीड स्टेटमेंट से क्या होगा, ये सारा कुछ डिस्ट्रॉय वापस आए, अब सी आउट करेंगे तो क्या होता है 100, दिस इज, ठीक है। ये बात समझ आ गई सभी को, क्लियर है, कोई सवाल है तो कर ले। दिस आइडिया इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस के, जिस फंक्शन को कॉल किया गया है वो ओरिजिनल कंटेंट्स को जो है वो अपडेट कर सकता है, जैसे इसने किया जी। यहाँ पे ये अभी मैं थोड़ी देर तक बात करता हूँ, ये जो बात करते हैं स्कोप वेरिएबल, यहाँ बताता हूँ कहाँ वेरिएबल बनता, ठीक है। ये वेरिएबल स्टैक में बनते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है कि ये जो मेमोरी है, इसके जो इस फंक्शन के मतलब का वेरिएबल बने हैं वो, उस मेमोरी का नाम स्टैक है, जिसकी बात भी थोड़ी देर बाद करते हैं, ठीक है। तो वो खत्म नहीं हुई, यानी कि p खत्म हुआ है, x खत्म नहीं हुआ। आप यहाँ पे जब मेन से बाहर आएंगे उस वक्त x खत्म होगा, अभी x है तो x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 100, वो हम ठीक है। हाँ जी कोई सवाल, चलिए अब मैं कॉल बाय रेफरेंस के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का एक दूसरा तरीका कर रहा हूँ। अभी तक हमने ये बात की, क्या बात की है, कॉल मैकेनिज्म, कॉल बाय वैल्यू समझ आ गई आपको, ठीक है। वो कैसे करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस की समझ आ गई, वो मैंने बताया आपको पॉइंटर नोटेशन के साथ। अब मैं बताने लगा हूँ रेफरेंस वेरिएबल की नोटेशन के साथ। वो C++ का आइडिया है, लेकिन किताब के अंदर डिस्कस किया है, इस वजह से मैं उसे बता रहा हूँ। ऐसे ही समझें वो डिज़ाइनर ने ना पॉइंटर के ऊपर एक रैपर चढ़ा दिया है कि प्रोग्रामर को आसानी के साथ वही मैकेनिज्म, कॉल बाय रेफरेंस वाला मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना। अब वो कैसे है, बड़ी कोई जो बनवानी है किताब, वो क्या करना है आपने, जैसे मैं कहूँ पहले मेन से देखते हुए ये फंक्शन कॉल करनी है तो उसके अंदर इनिशियलाइजेशन होगी। तो पहले मैं मेन के अंदर आपको समझा देता हूँ कि मेन फंक्शन के अंदर अगर हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वहाँ इम्पैक्ट कैसा होगा। जैसे हाँ जी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है x
और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 10। ठीक है, ऐसा करने से एक आपने वेरिएबल बना दिया जिसका नाम x है, उसके अंदर 10 है। अगली देखो int p is our reference variable, और वो रेफर किसको कर रहा है, किस मेमोरी का दूसरा नाम p है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है x। इस लाइन का इफेक्ट ऑन अंडर द रूट ना ऐसा करके ही है, लेकिन हमें यहाँ पे वो मुश्किल सेंटेंस, ये बड़ा मुश्किल सा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। क्या मतलब, अब आप सिंपल ये करेंगे, देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या, इस लाइन का इफेक्ट है, पहली लाइन का इफेक्ट है, एक वेरिएबल बना इसका नाम है x। दूसरी लाइन का क्या इफेक्ट है कि एक बड़ी कोई फरमानी, एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसका नाम क्या है p, वो इसी मेमोरी का दूसरा नाम है। क्या मतलब, इस x इसके अंदर 10 पड़ा है, उसके दो नाम हैं, एक नाम है उसका x, चाहे उसे x के साथ एक्सेस करें, चाहे उसे p के साथ एक्सेस करें, आप सेम डब्बे को एक्सेस करें। क्या मतलब, मैं यहाँ लिखता हूँ x इज इक्वल टू 100, कहाँ 100 आया, कहाँ आया, x के अंदर लिख दिया आपने। अब देख लिया, मैं कहता हूँ p इज इक्वल टू p प्लस 10, जी कहाँ वैल्यू चेंज हुई, x के अंदर ही। अब x का दूसरा नाम, यानी कि सेम मेमोरी है, तो उसका एलियस आपने बना दिया, उसका दूसरा नाम रख दिया, तो क्या है, ठीक है, ये बात समझ आ गई, बस इतनी सी बात। अब देखें, अब मैंने कॉल बाय रेफरेंस का मैकेनिज्म रेफरेंस नोटेशन के साथ इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या चेंज करनी पड़ेगी, आप इसमें बता सकते हैं? जी शाबाश, सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ये मैंने कॉल बाय रेफरेंस का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया था पॉइंटर नोटेशन के साथ। अब मैं कहता हूँ कॉल बाय रेफरेंस का आइडिया ये है, उसे ही इंप्लीमेंट करना है, लेकिन रेफरेंस नोटेशन इस्तेमाल करें, जो कि ये वाली है। जी शाबाश, हाथ खड़ा करें जो बताना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करें, शाबाश, दो, हाँ जी, 2 लोग, 3, आप क्या बोलेंगे? तो ये ऊपर वाले फंक्शन डेफिनेशन में इन एम्परसैंड, शाबाश, यहाँ लिखेंगे हम क्या, एम्परसैंड, ठीक है, नीचे जो है पॉलीमॉर्फ में ये एम्परसैंड आ गया। शाबाश, यहाँ में हम खत्म कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल कॉल बाय वैल्यू की तरह का सेंटेंस लग रहा है कि यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट यहाँ पे सिंपल चेंज। और हाँ जी, और क्या चेंज करनी पड़ेगी, हाथ खड़ा करें, जी जी हसीब, शाबाश, यहाँ स्टेरिंग नहीं, क्योंकि आपको p के साथ ही एक्सेस करना है। अब ये काम ऐसा करने से बिल्कुल वही काम अचीव हो गया जो आपने पॉइंटर नोटेशन के साथ, ठीक है। अब देखिएगा, ये अब इस पूरे मैकेनिज्म को देख लेते हैं। इस लाइन का इफेक्ट है, यहाँ पड़ा है 100, इस लाइन का इफेक्ट क्या है कि इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट चलेगी, वो कौन सी वाली है, ये एम्परसैंड इज इक्वल टू x, सही है। और इसकी बॉडी के अंदर आए, अब हम इस लाइन का इफेक्ट क्या है कि अब x के अब दो नाम, कौन सा वाला, एक x है और दूसरा p है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आया, अब मैं x को एक्सेस करता हूँ p के थ्रू, उसने क्या कर दिया, p के कंटेंट्स के अंदर x के कंटेंट्स के अंदर 10 ऐड किया, p को इस्तेमाल करते, ठीक है। उनमें दोनों डब्बों के नाम मतलब इसी मेमोरी लोकेशन के दो नाम है, x और p। इस फंक्शन के अंदर x के थ्रू एक्सेस करें, इस फंक्शन के अंदर अब मैं चेंज कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, p के अंदर 10 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 110। और जैसे ये स्टेटमेंट एक्जीक्यूट, इसका मतलब क्या है, ये जो p के अंदर का जो कुछ भी था वो सारा कुछ डिस्ट्रॉय, ठीक है। और अब दोबारा से लेंगे, तो यहाँ सी आउट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी 110, जी समझ आएगी बात, जी। तो फिर फर्क क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्परसैंड यूज किया है, वैल्यू हमारी x के हमारे दो नाम, और इसलिए भी दो नाम, हाँ फर्क क्या है, नोटेशन का फर्क है, सिंपलिसिटी
रेफरेंस वेरिएबल ऐड करने से ये देखिए कोड बिल्कुल नेचुरल कोड जो आप सादा वेरिएबल के साथ करता था ना वैसे ही लगेगा, बस एक जगह चेंज करनी पड़ेगी आपको। जब पॉइंटर की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ एड्रेस पास करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंटर होगा, यहाँ भी स्टैटिक है, इसके अलावा और कुछ। लेकिन पॉइंटर की बेतहाशा बड़े इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं जो कि आपको इंशाल्लाह बताएंगे, ठीक है। लेकिन कॉल बाई रेफरेंस आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी किताब के अंदर क्योंकि ये उसने डिस्कस किया है और लेटर ऑन हमने पॉइंटर की बात करनी है, हमने कहा इकट्ठा ही आता, ठीक है। समझ आ गया आपको सवाल का आंसर मिल गया जी? चलिए हाँ जी, और कोई सवाल? रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल की डेटा टाइप कोशाइन तो होगी क्या ये देखिए इन्होंने कहा है कि क्या डेटा टाइप, देखिए ये P is a pointer variable that contain the address of integer variable। तो हमने रखा क्या, int क्या है, x क्या है, integer। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ लिखा है कैरेक्टर तो क्या ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं? नो, क्योंकि x क्या है, इसका मतलब है डेटा टाइप कंपैटिबल होना जरूरी है। जिस तरह का वेरिएबल है उसी तरह का पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी एड्रेसेस तो ज़्यादातर इंटीजर टाइप के नहीं होते हैं, पॉइंट्स में थोड़ी नहीं। देखिए हमने देखिए इंटीजर जो एड्रेस है वो तो हमेशा इंटीजर है, लेकिन जो डब्बा बनाना है हमने, जो बॉक्स बनाना है, जो वेरिएबल है उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो तो कभी इंटीजर होंगे, कभी कैरेक्टर होंगे, कभी डबल होंगे, कभी सिंगल होंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? तो जिस तरह का डाटा है उसी तरह का वेरिएबल। अब इसका अगला इसका सवाल है, इसका फर्क क्या रखा, तो एड्रेस ही है ना, वो इंशाल्लाह आपको जब हम पॉइंटर के साथ हर एक को एक्सेस करेंगे फिर आपको वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, ठीक है। इस वाली बात को संभाल के रखिएगा, इसको दोबारा इससे इस्तेमाल होगा जब हम पॉइंटर के साथ हर एक को एक्सेस कर रहे हैं तो फिर ये वाला सेंटेंस बड़ा काम होगा, ठीक है। डेटा टाइप की कंपैटिबिलिटी बड़ी काम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में आपको ये और कोई सवाल, ठीक है, ठीक है कोई बात। चलें अब मैं आगे मूव करता हूँ। अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक बात नहीं होती, अब स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करें वो भी काफ़ी हद तक आपको बता दें। चलें सबसे पहले स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल से क्या मुराद है? बहुत आसान सी बात, मेरा कोई वेरिएबल है किसी टाइप का, फॉर एग्जांपल मेरा इंटीजर वेरिएबल है p के नाम से, अब मैं उसे इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करता हूँ, क्या मैं इस फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ? जैसे यहाँ मैं लिखूँ COP, या मैं यहाँ लिखूँ x कर सकता हूँ। इन फंक्शन इन वेरिएबल का जो स्कोप है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं उसकी विजिबिलिटी और उसकी लाइफ उस फंक्शन के अंदर तक, जैसे उस फंक्शन से बाहर आएंगे वो आपको विजिबल भी नहीं होगा और वो वेरिएबल जिंदा भी नहीं रहेगा, वो तो होगा, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को कहते हैं दे आर लोकल वेरिएबल। ये अच्छा, और मेमोरी के अंदर कहाँ बनते हैं, मैं उस मेमोरी का जिक्र कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेमोरी के अंदर कहाँ बनते हैं, उस मेमोरी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टैक। देखिए पहले से हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के बिग पिक्चर के अंदर, यानी कि डॉट एक्जीक्यूटेबल फाइल जो है उसके दो हिस्से, एक है उसका कोड पार्ट, दूसरा उसका डाटा पार्ट। अब डाटा पार्ट के फर्दर हिस्से होने लगे बड़ी वजह से। लोकल वेरिएबल हमेशा कहाँ बनते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वेरिएबल इन मेन के अंदर बना, मेन इज द फंक्शन, ये x वेरिएबल है मेन, ये कहाँ बना है, x स्टैक के ऊपर बनेगा, ये मेन का बना। अब इस फंक्शन के अंदर आप आए हैं, p के नाम से वेरिएबल बना, कहाँ बना है, दोबारा से स्टैक के ऊपर बना।
देखिए समझ आ रही बात, तरतीब से बन रहा है। पहले x बना, उसके ऊपर p बना। अब मैं कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जब बनाता हूँ तो वो कहाँ बनेगा, वो p के ऊपर, ये नहीं ऊपर दरमियान में बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, एक तरतीब से बन रहा है। और वो तरतीब कौन सी वाली है, वो स्टैक वाली तरतीब है। ये बात समझ आ रही है कि पहले एक वेरिएबल, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। अब अगर हमने इनमें से पहले को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? उदाहरण किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बाइक गिरी, उसके ऊपर बंदा नीचे गिरा और बाइक उसके ऊपर आ गई, तो ये एक स्टैक सा बन गया ना। तो अगर आपका वो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है तो आप क्या करेंगे, उसे नीचे से ऐसे करके खींचेंगे कि पहले बाइक ऊपर से स्टैक बना है, तो ये तरीका कार ये बनाना है, और नीचे से खींचेंगे तो फिर ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टैक ऐसे ही है, ठीक है, कि पहले ऊपर वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद पहले ऊपर वाले को एक्सेस करेंगे, फिर नीचे वाले को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये बात बता रही है। तो आप देखिए इस फंक्शन के अंदर आया मैं, इसके अंदर p बना, p के नाम से वेरिएबल है, और जैसे इससे बाहर आएंगे तो क्या होगा, ये वाला p डिस्ट्रॉय होगा। समझ आ रही है बात, लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा। और इसी तरह से जब हम मेन से बाहर जाएंगे तो वो x वाला भी डिस्ट्रॉय होगा। और तरतीब देखिए उल्टी है, यानी कि क्रिएट पहले जो हुआ है वो डिस्ट्रॉय सब के एंड पे होगा, यानी कि x पहले क्रिएट हुआ था, p बाद में क्रिएट हुआ था, लेकिन डिस्ट्रॉय कौन सा हुआ पहले, p तो उसके बाद। तो ये देख मेरे, तो ये स्टैक बना, तो स्टैक वाली तरतीब डिजाइनर ने मेंटेन, लोकल वेरिएबल। हाँ जी बात समझ आई। और फर्ज किया अगर आप किसी फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर कोई ब्लॉक डिफाइन कराते हैं, कोई ब्लॉक, फॉर एग्जांपल वो if का ब्लॉक है या for का ब्लॉक है, और उसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर, जैसे मैं कहूँ यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसके अंदर जिसका नाम मैंने रखा आउटर, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू रखी। अब मैं if के ब्लॉक के अंदर आया, if के ब्लॉक के अंदर मैं लिखता हूँ आउटर प्लस प्लस, कर सकता हूँ ऐसा कि नहीं? यस, ये तो अभी तक हमने किया नहीं। और इसी तरह से मैं अब इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इनर के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू रखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं 10 दोबारा से, बड़ी तो जो फरमानी है था। और जैसे ही मैं इसके ब्लॉक से बाहर आता हूँ और आगे मैं एक्सेस करता हूँ, देखिएगा अब मुझे बताना प्रोग्राम के सी आउट आउटर, और यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट, या सी आउट नहीं करता, चले मैं यहाँ लिखता हूँ इनर प्लस प्लस। पहले ये बताएं इसके आउट, ये कर लिख सकते हैं हम, यस, ये तो इसी ब्लॉक के अंदर, ये इस फंक्शन का ब्लॉक, तो यहाँ आपने आउटर की वैल्यू आएगी, सही है, क्या आएगी वैल्यू, ठीक है, क्या आएगी 11। ठीक है, ये इस वाली लाइन ने क्या कर दिया, उसके अंदर एक ऐड कर दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं? सर ये मैं चले p है, चले p बाद एक्सिस लिखते हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं p चले चावल, फिर तो एरर आ जावे, तो फायदा है एरर आ, ठीक है, चले सही है, सही कह रहे हैं, चले अब एग्रीमेंट देखो तो ठीक है, 1000 कर दिए, x लेस देन 1000, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट चलिए आप बताएं, हाँ क्या पूछ रहा है 11 और अगली स्टेटमेंट शाबाश, क्यों कि ये जो फंक्शन था इस ब्लॉक के, ये जो वेरिएबल था इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन था, तो जैसे ही उससे बाहर आए ना तो दोबारा से जैसे एक फंक्शन के साथ होता है वैसा ही मामला है, स्टैक पर बना वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ब्लॉक लेवल पे जो ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं वेरिएबल, वो उनकी लाइफ उस ब्लॉक के अंदर है, उनकी विजिबिलिटी भी उस ब्लॉक के अंदर ही है, बाहर आएंगे तो उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसी तरह से एक और तरह के वेरिएबल जिनको फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पे आपने इस फाइल के मेन से ऊपर डिफाइन करना है, जैसे मैं कहूँ ये वाला एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूँ फाइल के नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर मैं रखता हूँ क्या, अब आपने मुझे बताया क्या मैं इस आई को, इस वेरिएबल इज कॉल्ड अ ग्लोबल
वेरिएबल, जैसे ये स्टेटमेंट लिखेंगे ना दोबारा से बड़ी तवज्जो फरमानी है। लोकल वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वो मेमोरी के किस हिस्से के अंदर बनते हैं, स्टैक। इसी तरह से दूसरा हिस्सा जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डाटा पार्ट। जितने भी आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं या स्टैटिक वेरिएबल हैं वो कहाँ बनते हैं, वो डाटा पार्ट के अंदर बनते हैं। और उनकी लाइफ क्या है, उनका स्कोप जरा देखिएगा, स्कोप के साथ दो चीज़ें हैं, लाइफ और विजिबिलिटी। उनकी लाइफ कहाँ तक है, जब तक प्रोग्राम की लाइफ यानी कि मेन की रिटर्न स्टेटमेंट जब तक चलेगी नहीं ना चलती, वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और उनकी विजिबिलिटी क्या है ग्लोबल वेरिएबल्स की, जब तक जिस मर्जी फंक्शन के अंदर आप उसे एक्सेस करें, हर फंक्शन के अंदर वो क्या है, विजिबल, एक्सेसिबल, ठीक है। जैसे कि ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब हर फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। जैसे यहाँ मैं लिखूँ i प्लस प्लस, ये खाली वेरिएबल बना, यहाँ डाटा पार्ट के अंदर इस टैग की बात कर ली थी हमने। अब दूसरा पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, वो क्या है, डाटा पार्ट, और उसके अंदर वेरिएबल बना कौन सा वाला, i, और उसके अंदर वैल्यू क्या है इसकी 10। इस फंक्शन ने क्या की वैल्यू इसकी 11। इस फंक्शन ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कहीं हम क्या इस यहाँ एक्सेस कर सकते हैं, यस। इस फंक्शन ने क्या कर दी, उसी की वैल्यू को एक और बड़ा कर दिया, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। यदि ये फंक्शन अब ये आप कहेंगे ये यहाँ तो कॉल नहीं कर रहे आप, उसकी बॉडी के अंदर आएंगे तो वो प्लस प्लस हो, कहने का मतलब है हर जगह एक्सेस। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन अगली इंपॉर्टेंट और बात, ग्लोबल वेरिएबल के हिसाब से इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है अपने प्रोग्राम में। लेकिन ये वेरिएबल हर जगह अवेलेबल है। हो सकता है आप किसी वेरिएबल को गलती से लूप के अंदर इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी तो चेंज हो गई। दोबारा से इस बात, ग्लोबल वेरिएबल अगर आप डिफाइन करना नो प्रॉब्लम, आप डिफाइन कर लें, ये हर जगह एक्सेसिबल है। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि इस वेरिएबल के डाटा को या इस वेरिएबल के को ट्रैक करना चाहेंगे आप कि कोई लॉजिकल एरर के पर्सपेक्टिव, तो आपको अपने पूरे प्रोग्राम के हर हिस्से के अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि ये वेरिएबल कहीं यहाँ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, किसी इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो आपके प्रोग्राम की जो मेंटेनेबिलिटी है ना वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। तो C++ के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का आइडिया है, उसके अंदर यही काम लोग उन्होंने किया है कि ग्लोबल वेरिएबल क्या मतलब, कुछ फंक्शंस और उन फंक्शन के मुतल्लिका वेरिएबल इकट्ठा करके एक जगह रख दी। साइडियोग्राम क्लासेस है वो इससे बात अगले कोर्स से करा पड़ेंगे, तो उन्होंने इस वाली प्रॉब्लम को ओवरकम। तो यहाँ आपने अगर इस्तेमाल करना है ग्लोबल वेरिएबल कर लें, लेकिन बहुत केयरफुल। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल को मिनिमम यूज आप अपने प्रोग्राम, ठीक है। सर ये ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी में बनेगा था, एग्जीक्यूशन तो मेन से स्टार्ट होगी। जी शाबाश। इसकी क्रिएशन कहाँ पे होगी, जैसे कहें ना, ये जैसे आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होगा उसी वक्त क्रिएट होगा, ठीक है। इसका मेन के साथ भी लेना है, ठीक है। स्टैक वेरिएबल जो है वो मेन के साथ जुड़े, डाटा पार्ट के हैं, इसका मतलब है मेमोरी के अंदर प्रोग्राम लोड हुआ, डाटा पार्ट के अंदर इनिशियलाइज होगा, उसके अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है। बस में रह गई। चलिए अगली बात, ये ग्लोबल है। अब आपने एक वेरिएबल की बात करें, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टैटिक वेरिएबल। वो कैसे बनते हैं, उसका क्या सिंटैक्स है, देखिए मैंने ऐसे कुछ किया। चलिए एक प्रोग्राम थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल आ गया जी। आपने मुझे इस प्रोग्राम का आउटपुट बता, प्रोग्राम की मुझे जी इस प्रोग्राम के आउटपुट बता दें क्या आएगी, 0 और 0, एग्री। 0 0 जी आप बताएं। प्रिंट तो हो जाए। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएंगे,
समझ आ रही बात कि इस ये फंक्शन कॉल हुई, एक वेरिएबल क्रिएट, इसकी बॉडी की तरह एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसका नाम क्या है x, उसकी क्या वैल्यू होगी 0, उसे प्रिंट कराया 0 की जगह पे आप क्या वैल्यू आ गई 1। इस स्टेटमेंट ने क्या करना, उसे डिस्ट्रॉय कर, वापस आ गए। इस फंक्शन के बाद अगला काम क्या है, दोबारा इसी फंक्शन को कॉल। क्या मैं किसी फंक्शन को लूप के अंदर कॉल कर सकता हूँ? कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं लूप लगाऊं जिसको 5 दफ़ा मैं काउंटर लगाऊं उसके अंदर और 5 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करूं, तो अगेन इसी स्टेटमेंट के साथ मैं उसे कॉल कर सकता हूँ बजाय के बार बार मैं स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई, ये बात ये समझ आ गई, इसमें तो कोई सवाल नहीं, क्लियर है, ये क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं ज़रा बस इसके साथ एक काम करें, एक कीवर्ड ऐड है स्टैटिक, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रही, लोकल वेरिएबल की बात, अब मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक वेरिएबल। दोबारा से मेमोरी के अंदर ये स्टैटिक वेरिएबल कहाँ बनेंगे, वो डाटा पार्ट है मेरा, उसके हिस्से मैंने बताया आपको एक स्टैक वाला हिस्सा, एक मैंने बताया आपको डाटा पार्ट है, और एक तीसरा हिस्सा जिसे कहते हैं क्या, हीप कहते हैं। ये इसकी बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी ग्लोबल वेरिएबल कहाँ बनते हैं, हमारे डाटा पार्ट के अंदर, और इस तरह से स्टैटिक जो वेरिएबल है वो भी कहाँ बनते हैं, वो भी डाटा पार्ट। अब जो स्टैटिक वेरिएबल हैं इनकी लाइफ बड़ी कोई तो सुनिएगा, इनकी लाइफ भी उतनी है जितनी ग्लोबल वेरिएबल की होगी। यानी क्या मतलब, जब तक इस फाइल की लाइफ है, इस प्रोग्राम की लाइफ है, इस फाइल के अंदर कहीं भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी इस फाइल के, यानी कि इसकी लाइफ कब तक है, जब तक इस प्रोग्राम की लाइफ है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल की। इसमें ब्लॉक कंसेप्ट नहीं आता, बड़ी कोई तो सुनिएगा इस बात, ठीक है। दो चीज़ें बता रहा हूँ, स्कोप के साथ दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्या, एक लाइफ और दूसरा विजिबिलिटी। लाइफ की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो भी डाटा पार्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उनकी लाइफ उतनी है जितनी प्रोग्राम की लाइफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम एक्स रखा है, उसकी लाइफ कितनी है, और साथ उसका लिखा है क्या, स्टैटिक, उसकी लाइफ कितनी है जितनी प्रोग्राम की, ठीक है। अब दूसरी बात, स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप जरा देखिएगा, इसकी विजिबिलिटी देखिएगा, यानी विजिबिलिटी, लाइफ की बात मैंने कर लिया, विजिबिलिटी। जैसे इस ब्लॉक के अंदर आएंगे ना तो ये विजिबल होगा, जैसे इस ब्लॉक से बाहर जाएंगे तो वो विजिबल नहीं होगा। बड़ी तवज्जो फरमानी है एग्जाम में इस बात में, यानी कि कहने का मतलब है इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को हम कहते हैं इट्स द लोकल ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल लोकल वेरिएबल। लोकल ग्लोबल वेरिएबल से क्या मुराद है कि इसका स्कोप जो है लोकल वेरिएबल की तरह है, और ग्लोबल क्या लफ्ज़ क्या मतलब, इसकी जो लाइफ है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। बड़ी तो जब फरमानी है प्लीज आप, इसकी वर्किंग का मैं बता दूँ। देखिए जैसे आजकल गर्मी काफ़ी है, हर कोई अपनी पसंद का मशरूब पीता है, ऐसे ही है, एक बॉटल है उसके अंदर कोई शरबत है, वो आपका पसंदीदा शरबत, उसे आपने पिया और आपकी ख्वाहिश हुई कि घर का कोई फर्द भी इसको ना देखे मेरे अलावा, तो आपने क्या किया, रेफ्रिजरेटर के अंदर छुपा के कहीं रख दिया। बड़ी तवज्जो फरमानी, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। उसे रखा आपने और रेफ्रिजरेटर को जैसे ही बंद किया, क्या बाहर नज़र आ रहा है वो मशरूब नज़र आ रहा है, नहीं, वो बॉटल नज़र नहीं आ रही, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब दोबारा से जैसे आपने रेफ्रिजरेटर, आपने फ्रिज दोबारा से ओपन की, तो उम्मीद करते हैं वो जो कंटेंट्स हैं, वो जो बॉटल है उसी जगह पे पड़ी होगी, ऐसे ही है ना, और उसके कंटेंट्स क्योंकि आपने छुपा के रखा हुआ है उतने ही होंगे जो लास्ट टाइम आपने छोड़े। बड़ी तवज्जो से प्लीज, बड़ी अहम बात होगी। और दोबारा से आपने पी और फिर क्या हुआ, इसके कंटेंट्स पहले से और कम हो गए, और फिर दोबारा से आपने रख दिया, और फ्रिज को जैसे ही बंद किया, क्या बाहर आपको नजर आ रही है, क्या बॉटल नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। विल एक्सेप्टली ऑनेस्टली 100% स्टैटिक वेरिएबल ऐसे ही एक्ट करते हैं। देखिए इस फंक्शन के अंदर आए आप, देखें पहली दफा क्या होगा, ये लाइन चलेगी, ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स के अंदर 0। देखिए अगर आप ये नहीं लिखेंगे, ऐसा रहने देंगे, ऐसा करेंगे तो कंपाइलर खुद 0 डाल देगा, ठीक है। अगर आप फिर लिखेंगे तो आप कुछ भी डाल दें, शुरू में चले बॉटल भरी है, ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्या 10, ठीक है।
तो उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई, स्टैटिक वेरिएबल डेटा पार्ट के अंदर बनता है जिसका नाम x है, उसके अंदर पढ़ गया वैल्यू 10, ठीक है। और देख लिए कंटेंट्स आपने 10, उसके बाद आपने क्या किया, चलिए मैं करता हूँ कंटेंट्स आपने पी दी माइनस माइनस, उसकी वैल्यू क्या हो गई 9, बड़ी कोई तो मानी हुई। और इस रिटर्न स्टेटमेंट ने क्या करा, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने लोकल वेरिएबल सारे डिस्ट्रॉय करने हैं। ये कौन सा वेरिएबल है, इसको डिस्ट्रॉय करेगी, ये अपनी जगह पे जिंदा है, हयात है, ये फोर्ट नहीं हुआ, लोकल वेरिएबल को। अच्छा, इससे मतलब वापस कहाँ पे आया, इस स्टेटमेंट से नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट से क्या होगा, दोबारा इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आए। बड़ी तो जो पुरानी प्लीज आप ये बड़ी हम बात करें। अब जो स्टैटिक वेरिएबल होता है प्रोग्राम की लाइफ के अंदर सिर्फ एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट की चलती है, दूसरी दफ़ा इनिशियलाइजेशन की नहीं होती। यानी का मतलब है दूसरी दफ़ा जब इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आप सी आउट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी, जी शाबाश 9, सही है। फिर माइनस माइनस एक्स की क्या वैल्यू हो गई 8। अब फर्स्ट किया मैंने तो दोबारा मैं से कॉल किया, जी शाबाश, तो क्या आउटपुट आएगी, क्या आउटपुट आएगी 8 और उसके कंटेंट्स क्या हो गए 7। ये बात समझ आ रही है। तो इस फंक्शन के अंदर आते हैं तो विजिबल है और उसके वही कंटेंट है जो लास्ट टाइम आप छोड़ के गए। जैसे इस फंक्शन से बाहर आते हैं, अब इसके अंदर देखना मेन के अंदर मैं कहूँ x सी आउट या x प्लस प्लस, क्या मेन के अंदर x एक्सेस कर सकते हैं, x एक्सेस कर सकते हैं, नो, x जो है इसका लोकल वेरिएबल है, उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और विजिबिलिटी, ये विजिबिलिटी समझ आ गई, लोकल स्कोप की समझ आ गई। और लाइफ के हिसाब से क्या है कि जब भी इस फंक्शन के अंदर आएंगे आपको वो फंक्शन है विजिबली भी होगा, वो जिंदा भी है, ठीक है। ये समझ आ गई बात। तो लोकल इस वजह से इसका स्कोप लोकल है और लाइफ इसकी लोकल वेरिएबल। चलिए दिस इज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तो कोई सवाल है तो प्लीज कर लें, अदरवाइज हम यहाँ पे, ठीक है।